यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन एस के यहाँ पर टेस्ट नंबर 24 है, ठीक है। 24 देखेंगे और यहाँ पर इसका फुल लेंथ टेस्ट नंबर पहला होगा, ठीक है। टेस्ट नंबर जो फुल है, फुल नंबर टेस्ट यहाँ पर ये पहला होगा। और यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका सिलेबस जो है, जो यहाँ पर फुल लेंथ का मतलब होता है कि यहाँ पर जितना भी सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से पहला टेस्ट होगा फुल लेंथ का और यहाँ पर 24 नंबर ओवरऑल टेस्ट है विजन एस का, ठीक है। देखते हैं हम लोग यहाँ से। एक बात और, हम लोग यहाँ पे अपना जो यूकेटी है इसका हम लोग देख चुके हैं टेस्ट नंबर 3 फुल यहाँ पर 3 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं और फुल टेस्ट यहाँ पर चौथा हम कल लेकर आएंगे, ठीक है, अपना यूकेटी का। आते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर की जाती है। पहली बात, पहले का स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से पहले का जो ये पहली बात है सही जाएगी, ठीक है। दूसरी बात है, जनहित याचिका किसी निजी पक्ष के विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती है। सेकेंड, यहाँ से ये भी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जनहित याचिका होती है ये वह याचिका होती है जो यहाँ पर जनहित की सुरक्षा के लिए न्यायालय में दायर की जा सकती है। ऐसा कोई भी विषय जिसमें सामान्य जनता के व्यापक हित प्रभावित होते हैं और यहाँ पर न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने के लिए निवारित इसको कर सकते हैं। जनहित याचिका को किसी भी विधि या अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया, इंपॉर्टेंट बात है, राइट। जनहित याचिका जो होती है PIL, इसके अंतर्गत कुछ यहाँ पर विचार किए जाते हैं, जैसे कि कुछ विषय हैं, जैसे कि यहाँ पर बंधुआ मजदूरी है ना, उससे संबंधित मामले, उपेक्षित यहाँ पर जो परिपक्व बच्चे होते हैं वो, राइट, खाद्य पदार्थों मिलावट को लेकर के, विरासत और संस्कृति के संरक्षण को लेकर के, और कोई भी नागरिक क्या होता है जनहित याचिका दायर कर सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में और भारतीय संविधान का आर्टिकल 226 का तहत सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट में, ठीक है, तो याद रखना है। और जनहित याचिका जो होती है ये राज्य, केंद्र सरकार और नगर निकाय या नगर प्राधिकरण द्वारा विरुद्ध भी जारी कर सकते हैं। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा डूम्सडे क्लॉक का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। आंसर जाएगा दूसरे का करेक्ट आंसर, ये जो सही आंसर हो जाएगा बी। ये मानवता के प्रति परमाणु युद्ध और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक विनाशकारी जोखिमों की निकटता को दर्शाने हेतु एक प्रतीकात्मक निरूपण होता है। बी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। डूम्सडे क्लॉक कोई तकनीकी या पूर्वानुमान वैज्ञानिक उपकरण नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक निरूपण है जिसे मानवता के समक्ष विद्यमान अस्तित्वगत और वैश्विक जो जोखिम होते हैं उसकी निकटता को दर्शाने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत दर्शाए जाने वाले जोखिम को केवल परमाणु खतरे ही नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी जलवायु परिवर्तन विघटनकारी प्रौद्योगिकी होती है उसमें भू राजनीतिकरण स्थिरता भी शामिल होती है, ठीक है। तो यहाँ से बी करेक्ट होगा। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, दूरसंचार उपग्रह को भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है। पहला, तीसरे का पहला यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, ध्रुवीय कक्षा की तुलना में भूस्थिर कक्षा जो होती है, यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, दूरसंचार उपग्रह को भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है। पहला, तीसरे का पहला यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, ध्रुवीय कक्षा की तुलना में भूस्थिर कक्षा जो होती है ये पृथ्वी से जो सतह होती है उसके अपेक्षाकृत अधिक निकट होगी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो निम्न कक्षा जो होती है पृथ्वी की, इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट है और यहाँ पर पृथ्वी की अपेक्षाकृत निकट स्थित कक्षा होती है। सामान्यतः 2000 किलोमीटर से कम ऊंचाई वाली कक्षाओं को LEO माना जाता है। भूस्थिर कक्षा में स्थित उपग्रह जब पृथ्वी भूमध्य रेखा के साथ परिक्रमा करती है, वहीं LEO उपग्रह विभिन्न कोणों पर झुके हुए कच्चे तल में परिक्रमा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर पहला से दूसरी बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से मतलब सी यहाँ से आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कितने तरीकों से भारत में संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित समाजवाद के लक्ष्य को प्रदर्शित करता है। आंसर हो जाएगा 4th का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल, ठीक है, सही बात है। दूसरा हो जाएगा सामाजिक कल्याण योजनाएं, ये भी क्या है, यहाँ पे भारतीय संविधान की उद्देशिका को तहत यहाँ पर समाजवाद के लक्ष्य को प्रदर्शित करेंगी। तीसरा भूमि सुधार, ये भी बात करेक्ट है। और चौथा आरक्षण नीति, ये भी बात करेक्ट होगी। और 1-2 पॉइंट लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हो आप श्रम कानून, ठीक है, श्रम कानून को लेकर क्या लिख सकते हो कि जैसे श्रम कानून है इसको लेकर के, और जो क्रमिक अथवा प्रगतिशील कराधान इसके भी आप लिख सकते हो, राइट। तो आंसर क्या होगा, सभी चारों करेक्ट है और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा जो बताएं वो नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोले कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के संबंध में विचार करना है।
पहली बात है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होता है डीप लर्निंग मॉडल का एक वर्ग है जिन्हें मुख्यतः भाषा संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु विशाल मात्रा में टेक्स्ट डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। पहली बात, पांचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, री इन्फोर्समेंट लर्निंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोई एजेंट किसी परिवेश में अपने कार्यों के आधार पर पुरस्कृत, रिवार्ड या दंड पेनल्टी प्राप्त करके सीखता है। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है। तीसरा बोला कंप्यूटर विजन तकनीकों में छवि और यहाँ पर वीडियो की व्याख्या एक वर्गीकरण के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल की आवश्यकता होती है। तीसरी बात यहाँ से ये गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो तीसरी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर विजन के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होता है इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें इमेज वर्गीकरण, वस्तु पहचान तथा पैटर्न पहचान जैसे विजन संबंधी कार्य मुख्यतः इसमें विजन ट्रांसफर्स के माध्यम से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तीसरा गलत हो जाएगा। चौथी बात है, विशेषज्ञ प्रणालियाँ एक्सपर्ट सिस्टम बड़े डेटा सेट से सीखने बजाय पूर्व निर्धारित नियमों और ज्ञान आधारों पर निर्भर करते हैं। चौथी बात क्या होगी, चौथी बात करेक्ट हो जाएगी। आंसर 1, 2 और 4 करेक्ट है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे 6 नंबर, निम्नलिखित पर बताने कौन सा पर ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में अपनाई गई घेरे की नीति का सर्वोत्तम वर्णन करता है। घेरे की नीति रिंग फेंस नीति जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश से अगर पढ़ोगे तो समझ आएगा आपको। रिंग फेंस नीति ये 1765 से 1813 के बीच थी और इसको मुख्यतः वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक रणनीतिक थी जिसका उद्देश्य सहयोगी जो भारतीय राज्य थे उनका एक सुरक्षा बफर क्षेत्र स्थापित करके अपने क्षेत्रों की रक्षा करना था। बी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा छठे का। क्वेश्चन 7 है, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संबंध में विचार करना है। दल बदल विरोधी कानून YB चौहान समिति की सिफारिश के आधार पर अधिनियमित किया गया था। पहली बात, 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत होगा क्योंकि यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून के पक्ष जो था ये जो है ये चौहान समिति द्वारा इसमें कोई ठोस यहाँ पर अनुशंसा न होने के कारण दल बदल विरोधी कानून को लागू करने पर प्रारंभिक जो प्रयास सरकार नहीं हो सके थे क्योंकि यहाँ पर ठोस यहाँ पर इसमें नहीं पता था कि यहाँ पर कौन इसकी अनुशंसा किया इसने। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी, तो ये बात गलत है। दूसरा इसमें विधायिका के भीतर किसी भी विधि निर्माता के भाषण और आचरण का उपयोग दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत उसे अयोग्य ठहराए जाने के लिए यहाँ पर नहीं किया जा सकता था। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट, सेकेंड बात इसकी करेक्ट होगी। सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी गलत है ना। सेकंड भी गलत होगी क्योंकि यहाँ पे विधायिका के भीतर बोला किसी विधि निर्माता को भाषण या आचरण का उपयोग दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत इसे अयोग्य ठहराने के लिए नहीं किया सकता है, तो बात गलत होगी। तीसरी बात है क्योंकि यहाँ पर ये जो स्वेच्छा से यहाँ पर सदस्यता त्यागने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या दी थी कि यहाँ पे यदि सदस्य द्वारा औपचारिक त्यागपत्र से भी न दिया गया तो उसके आचरण सदस्य छोड़ने के निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से तीसरी भी गलत है लेकिन यहाँ देखते हैं इसको। ये बोला कि इस कानून के अंतर्गत विधायिका के पीठासीन अधिकारी को उसके समक्ष लाए गए अयोग्यता के मामले में 6 माह के भीतर निर्णय करना अनिवार्य होता है। तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर दल बदल जो विरोधी मामले में पीठासीन अधिकारी के लिए किसी योग्यता याचिका पर निर्णय की कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है। यहाँ पर बोला 6 महीने, चूंकि अब न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब पीठासीन अधिकारी इस मामले में अपना निर्णय दे देता है। तीनों गलत है, आंसर क्या होगा, 7वें का सभी गलत हैं, गलत पूछा है तो डी। क्वेश्चन 8 है, भारत में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के संबंध में विचार करना है। भारत में वर्तमान में मानवजनित सल्फर डाइऑक्साइड का विश्व का सबसे बड़ा उत्सर्जक होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, भारत में सभी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य होगा। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर यद्यपि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रणालियाँ SO2 उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकती है किंतु वर्तमान में इनकी स्थापना बिना किसी अपवाद के सभी संयंत्रों के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कितने भारत में पेटेंट योग्य नहीं होंगे। कितने पेटेंट योग्य में से नहीं है बताना है आपको। आंसर हो जाएगा 1, 2 को बोला पहला, इसमें कृषि की एक विधि यहाँ पर पेटेंट योग्य नहीं होती है, तो ये बात ये हो जाएगा। दूसरा, प्रकृति में पाई जाने वाली किसी निर्जीव वस्तु की खोज, ये भी यहाँ पर पेटेंट में योग्य नहीं होगी। और तीसरा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में एल्गोरिदम, ये तीनों यहाँ पर पेटेंट के लिए योग्य नहीं होते
है ना। तीनों यहाँ से क्या होगी, गलत होंगे, मतलब तीनों के बेसिस में पेटेंट योग्य नहीं है, तो आंसर क्या होगा, सभी तीनों सी सही आंसर है। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से रिपोर्टों में से कौन सी यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, है ना। तो आंसर हो जाएगा यूएनईपी। तो करेक्ट आंसर बी। इनमें से एक तो उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024, ठीक है, और अनुकूलन एडेप्शन रिपोर्ट, राइट, और भवन निर्माण को लेकर के वैश्विक रिपोर्ट जारी करना। तो ये 3 रिपोर्ट हैं, 2, 3, 4 वाली, ये क्या होंगी, ये यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। लेकिन पहली वाली जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन वित्त रिपोर्ट, तो ये वाली नहीं जारी की जाएगी, ठीक है, पहला गलत हो गया ऐसे इसका, क्योंकि यहाँ पर ये वैश्विक जलवायु वित्त परिवर्तन जो रिपोर्ट है, ये ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, मुख्यतः क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव द्वारा जारी की जाती है। तो 2, 3, 4 करेक्ट है बी। क्वेश्चन 11 में आते हैं। क्वेश्चन 11 यहाँ से, इससे बोले भारत में प्रारंभिक यूरोपीय बस्तियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। फ्रांसीसियों ने विजयनगर साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों के स्थानीय शासकों की अनुमति से पांडिचेरी में पहली अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। पहली बात, 11वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। यद्यपि भारत में प्रवेश करने वाली यूरोपीय शक्तियों में फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे, और फिर उन्होंने अल्प समय में भारत में उल्लेखनीय प्रगति कर ली थी, ठीक है। पहला आंसर क्या होगा, ये गलत होगा। दूसरा, सोआली की लड़ाई भारत में पुर्तगालियों पर ब्रिटिश विजय के बाद बॉम्बे को पुर्तगाल से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर बॉम्बे मुंबई को यहाँ पर 1661 में पुर्तगाल से ब्रिटिश क्राउन को कैथरीन ऑफ ब्रिंगेजा के दहेज में यहाँ पर के रूप में सौंपा गया था, और ये हस्तांतरण उस समय हुआ जब कैथरीन ऑफ ब्रिंगेजा का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स तृतीय से हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से ये भी बात इसकी गलत होगी, दोनों बातें यहाँ से गलत है। आंसर क्या होगा, आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 12 है, पूसा डीएसटी चावल वन के संबंध में विचार करना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पूसा डीएसटी चावल वन नामक जीनोम संपादित धान की किस्म विकसित की है। पहली बात, 12वें का पहला करेक्ट है। यह नई किस्म CRISPR-Cas9 आधारित जीनोम संपादन तकनीकी का उपयोग करके विकसित की गई है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है। तीसरा, पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा, इस जीन संपादित पौधे में बहिर्जात DNA मौजूद होता है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इन नई किस्मों का विकास CRISPR-Cas9 आधारित जीनोम संपादन तकनीकी के माध्यम से किया गया था, जिनमें यहाँ पर एक किसी भी बहिर्जात DNA को जोड़े बिना जीव के आनुवंशिक पदार्थ में सटीक परिवर्तन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात तीसरी वाली यहाँ से गलत होगी इसकी, ठीक है। आंसर क्या होगा, ओनली 1, 2 यहाँ से सही बात है, ए। 13 नंबर क्वेश्चन है 13, ये क्षेत्र उष्ण और आर्द्र ग्रीष्म ऋतु तथा शीतल एवं शुष्क शीत ऋतु है उसका अनुभव करता है। यहाँ वर्ष पर यहाँ पर अपेक्षाकृत समान रूप से व्यतीत होती है, किंतु यहाँ पर मानसून जैसी प्रसंचरण प्रणाली के कारण ग्रीष्म ऋतु में वर्षा का अधिकतम अंश प्राप्त होता है। कृषि विविध, जिसमें यहाँ पर धान, चाय, रेशम, शहतूत की यहाँ पर खेती शामिल होती है। प्राकृतिक वनस्पति में पर्णपाती और सदाबहार वन जो प्रजातियाँ होती है उसमें मिश्रित वन पाए जाते हैं। उपयुक्त में से किस जलवायु की यहाँ पर बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है किसकी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की जलवायु की बात कर रहा है, ठीक है। आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन आगे देखते हैं 14, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हर्ष के साम्राज्य के अभिलेखी स्रोत हैं। आंसर हो जाएगा हर्ष के जो साम्राज्य के अभिलेखी स्रोत हैं। करेक्ट आंसर, एक तो मधुवन ताम्रपत्र अभिलेख, पहले से करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा, सोनपत का ताम्र मुद्रित अभिलेख, सेकंड बात भी यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तीसरी बात बोला बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख, तीनों बातें यहाँ से का 14 की करेक्ट है एकदम, ये यहाँ से 14 का सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं 15, भारत में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में याचिका के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, लोकसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली निर्वाचन याचिका परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। पहली बात, 15 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला से 15 का जो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट ये करेक्ट है। दूसरा, केवल वे उम्मीदवार जिन्हें चुनाव में भाग लिया हो निर्वाचन याचिका दायर करने का अधिकार रखते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर
ये प्रावधान व्यापक जवाबदेही सुनिश्चित करता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें मतदाताओं को भी भ्रष्ट आचरण या प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं जैसे वैध आधार पर चुनाव परिणाम उसको चुनौती देने के लिए अनुमति मिलती है। सेकंड गलत होगा। तीसरा, निर्वाचन याचिकाओं का निर्णय करने का मूल अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालयों के पास होता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। आंसर 1 और 3 यहाँ से 15 का करेक्ट है, तो सही पूछा है कि यहाँ से सही होगा, तो 2 बातें इसकी सही है। ठीक है, बी नंबर। क्वेश्चन 16 है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम ने इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था कि भारतीय को धर्म, जन्मस्थान, वंश, रंग इसके आधार पर कंपनी के अधीन किसी पद को, कार्यालय में रोजगार को धारण करने से वंचित नहीं किया सकता या कि नहीं किया जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर चार्टर अधिनियम 1833। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में। 17 नंबर आते हैं क्वेश्चन 17। चोलों ने शासनकाल या चोलों के शासनकाल पर विचार करना है। चोल वाला जो मैंने आपको कराया था, इसमें मैंने यूकेटी का जो पेपर है अपना, उसमें भी मैंने चोल के बारे में 2-3 बातें क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हो क्वेश्चन आप। जो फुल लेंथ टेस्ट मैंने तीसरा कराया है, दूसरा कराया है और पहला कराया है, 3 पेपर करा चुका हूँ। आते हैं यहाँ से, राजराज प्रथम गंगैकोंडचोलपुरम नगर की स्थापना की थी। पहली बात 17 का यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राजराज प्रथम ने मुम्मांडी चोल, जयकोंडा और शिवपादेश्वर जैसी यहाँ पर जो पारसेकरण जैसी अनेक उपाधियां धारण की थी, और वे शैव धर्म के कट्टर अनुयायी थे। उन्होंने 1010 ईस्वी में तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर या ब्रजेश्वर मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया था। तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, राजेंद्र प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का और ब्रजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अभी मैंने आपको बात बताई, किसकी बात बताई कि यहाँ पर राजराज प्रथम, ठीक है, ना कि राजेंद्र प्रथम। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोलपुरम के नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तीसरा है, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा, उत्तर मेरूर के शिलालेख में चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का विस्तृत वर्णन होता है, प्राप्त होता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या है, केवल 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो चोल है इस बार करंट अफेयर्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कल्चर की जो मैगजीन मैंने कराई हुई है PT 65 की, नहीं देखी आपने करी तो जाके चैनल पर कर सकते हो। वहाँ से मैंने MCQs भी कराए PT 65 के, तो वहाँ से MCQs भी काफ़ी ज़्यादा चोल के कम से कम 5 से 6 MCQs बनाए, करीब 2 से 3 ये हो गए। और मैंने अपने चैनल पर बनाया, 10-12 क्वेश्चन यहाँ से आपको रेडी मिल जाएंगे। इतना टॉपिक आप अगर फॉलो करते हो चीज़ें तो। ठीक है, तो यहाँ से 3 केवल इसका आंसर होगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं पर विचार करना है। गल्फ स्ट्रीम, बेंगोलिया धारा, उत्तरी अटलांटिक धारा और लेब्राडोर धारा, इनमें से कितनी ठंडी महासागरीय धाराएं होंगी? 18वें का आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठंडी महासागरीय धाराएं कौन कौन सी हैं? तो करेक्ट आंसर 18 का। एक तो देखो, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा होगी, गलत हो जाएगा। पूछे क्या ठंडी? बेंगोलिया धारा क्या होगी? बेंगोलिया धारा यहाँ पर एक ठंडी महासागरीय धारा है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक धारा जो है, उत्तरी अटलांटिक जो धारा है ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी यहाँ से एक गर्म धारा है। ठीक है, गलत हो गई। लेब्राडोर धारा क्या है? ये क्या पे ठंडी धारा है, मतलब धारा है। तो ठंडी कौन कौन सी हो गई? 2 और 4, 2 बातें सही है। क्वेश्चन 19 नंबर है, महासागरीय भूगोल के संबंध में कयाल शब्द से क्या तात्पर्य होगा? कयाल क्या है, एक तरह से पूछ सकते हो। ठीक है, तो कयाल जो है लवणीय जल की झीलों और लैगून की एक श्रृंखला होती है जो अरब सागर के तट के समानांतर स्थित होती है, और इसका निर्माण नदियों और समुद्री लहरों की क्रिया से हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा? सी यहाँ से सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन 20 नंबर है 20, फ्लाई ऐश के और यहाँ पर जो ब्लैक कार्बन के संबंध में विचार करना है। जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप जो फ्लाई ऐश होता है, ये फ्लाई ऐश और ब्लैक कार्बन दोनों उत्पन्न होते हैं। पहली बात 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन, ब्लैक कार्बन विशेष रूप से कार्बन आधारित जो इंजन होते हैं जैसे कि बायोमास और जीवाश्म ईंधन उसके अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। वहीं यहाँ पर फ्लाई ऐश मुख्यतः कोयले के उपस्थित जो अज्वलनशील खनिज पदार्थ हैं, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, उसके आयरन जैसे अकार्बनिक ऑक्साइड उससे होती है, जो फ्लू गैस के साथ उड़कर बाहर निकल जाता है। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, ब्लैक कार्बन फ्लाई ऐश से इस मायने से भिन्न है कि ये एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है जो सौर विकिरण को प्रबलता से अवशोषित करता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। ओनली 2 करेक्ट है। 20 का आंसर बी यहाँ से सही है। 21, निम्नलिखित क्रांतिकारियों पर विचार करना है। सचिन नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, इनमें से कितने या कौन से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA से जुड़े थे? आंसर हो जाएगा 21 का, HRA से जुड़े थे। एक तो हो जाएगा सचिन नाथ सान्याल, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा, रामप्रसाद बिस्मिल,
दोनों यहाँ से क्या होंगे 21 का करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, ए यहाँ से सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर खुदीराम बोस इसमें नहीं होंगे, क्योंकि खुदीराम बोस ये बंगाल की क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के शामिल हुए थे। ठीक है, ओनली 1 टू करेक्ट है, आंसर 21 का ए। 22 नंबर है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला खुरासान शब्द मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित होगा? आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर, ये उत्तर पूर्वी जो ईरान है इसमें अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों और मध्य एशिया में समाहित करने वाला एक क्षेत्र होता है। ठीक है, क्या होगा ए यहाँ से 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वजह से न्यूज़ में भी था यहाँ पर खुरासान शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई थी, जिसका अर्थ है सूर्य की भूमि। ठीक है, तो याद रखना है। आगे आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में से राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा सीधे जनमत संग्रह के माध्यम से किए जाते हैं? इंडोनेशिया, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा? आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर। एक तो यहाँ से इंडोनेशिया, दूसरा मैक्सिको, दो बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। तीसरा दक्षिण अफ्रीका इसका गलत होगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका एक गणराज्य है जिसमें राष्ट्रपति, राज्य सरकार दोनों प्रमुख होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता है। तो ये बात गलत हो जाएगी दक्षिण अफ्रीका की। दो बात यहाँ से करेक्ट है, एक और दो, ए यहाँ से 23 का करेक्ट आंसर है। 24 है, मथुरा कला शैली के बारे में विचार करने। मथुरा कला शैली मुख्य रूप से कुषाण काल के दौरान फली फूली थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इस शैली में बुद्ध, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मणवादी परंपराओं को शामिल किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगी। इस शैली में मूर्तिकला के लिए नीले भूरे रंग के शिष्ट पत्थर का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया था। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर मथुरा कला शैली में मुख्यतः स्थानीय चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। इसके विपरीत समकालीन गांधार कला शैली में नीले धूसर और शिष्ट बलुआ पत्थर जैसे इनका प्रयोग किया गया था। तो ये बात गलत होगी। दो बात सही है, सही पूछा है तो। 25 है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, इनमें से कितनी कंपनियां नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा संचालित होती हैं? आंसर हो जाएगा 25 का सभी चारों यहाँ पर एनपीसीआई द्वारा संचालित होंगी, डी। 26 है, निम्नलिखित में से किस समूह में वीमर ट्रायंगल के तीनों सदस्य देश शामिल होते हैं? आंसर हो जाएगा 26 का सही आंसर नाटो, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, नाटो करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर वीमर त्रिभुज क्या होता है? देखो, ये फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इसका यहाँ पर एक क्षेत्रीय संगठन होगा। ठीक है, जिसकी स्थापना 1991 में जर्मनी के वीमर शहर में की गई थी। आरंभ में इसका गठन जर्मनी पोलिस सुलह का समर्थन करने वाले एक जो प्रमुख मंच था उसके रूप में किया गया था। उद्देश्य क्या होगा इसका कि यहाँ पर यूरोपीय एकीकरण है और राजनीतिक संवाद है, उसकी सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, आंसर क्या होगा 26 का सी करेक्ट है। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी ऋण सुविधाएं विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाती हैं? पहली बात प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स, पहली बात यहाँ से क्या होगी? 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी। तीसरा पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये बात इसमें पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ जो ट्रस्ट है ये इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, इसका सही आंसर है 27 का। ठीक है, 28 आते हैं। कन्हेरी की प्रसिद्ध शैलकृत गुफाएं निम्नलिखित किस स्थानों पर स्थित है? आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर बी, महाराष्ट्र से सही आंसर होगा। कन्हेरी से आसे कन्हेरी गुफा में से जो महाराष्ट्र के मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित 109 प्राचीन बौद्ध गुफाओं का एक समूह का ये शैलकृत स्मारक 1वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच निर्मित किए गए थे और ये अपनी स्थापत्य कला, जटिल मूर्तियों और नक्काशी चित्रों के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन 29, भारत में बागान क्षेत्र के लिए संबंध में विचार करना है। भारत में विश्व के मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और भोक्ता है। ठीक है, पहला क्या होगा? 29 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। वहाँ पर जो बात की गई थी ना अभी जो ऊपर बात की गई थी इसमें कि जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में, तो काफ़ी अच्छा है ये, है ना, गया हुआ मैं यहाँ पर। तो इसके यहाँ पे देखो साफ़ सफाई है ना, जैसे कि और भी मैंने राष्ट्रीय उद्यान जो देखे हैं जैसे कि यहाँ पर, तो उतना साफ़ सफाई नहीं है, मतलब यहाँ पर औरों की अपेक्षा साफ़ सफाई यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में ज़्यादा है। संजय गांधी जो उद्यान है मुंबई वाले में, है ना, स्वच्छता को लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ पर ध्यान दिया गया है। और मैं देखा कि यहाँ पर कहीं भी कुछ जा रहे हैं, खा रहे हैं, ले जा रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक एक जगह डस्टबिन यहाँ पर यूज़ किया गया है। आप देख सकते हो अगर उस साइड में अगर जाना रहेगा तो। पहली बात यहाँ से क्या होगी? 29 की करेक्ट है। ठीक है,
सही है। दूसरा है तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में स्थित होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थित है। भारत में 90% से अधिक कॉफी का उत्पादन दक्षिण राज्यों में होता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो सी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन 30 विधि के समक्ष समानता का नियम का निरपेक्ष नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इसके अपवाद माने जाएंगे। पहली बात यहाँ पे बोला है कि यह बोला है किसी जो विदेशी शासक होते हैं, राजदूत और राजनयिक को आपराधिक और न्यायिक नागरिक दोनों प्रकार की कार्रवाई प्रतिरक्षा में प्राप्त होती है। पहली बात 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू या जारी रखी नहीं जाएगी। ठीक है, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, संसद किसी भी कार्रवाई में सत्य रिपोर्ट को समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए संबंध में किसी व्यक्ति को किसी पर न्यायालय या कोई दीवानी जो आपराधिक कार्रवाई होती है उसमें नहीं की जाएगी। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। जो समता का समझ यहाँ पर निरपेक्ष है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो आप पॉइंट नोट करोगे, पॉइंट नोट करके अपना ये तीनों पॉइंट नोट करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और उसकी एजेंसियाँ को राजनयिक प्रतिरक्षा प्राप्त हुई, ये बात की पॉइंट आप लिख लो इसको। तो यहाँ पे सभी करेक्ट हैं, तो डी यहाँ से 30 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में विचार करना है कि यहाँ पर आरिज़ ममालिक किससे संबंधित था। आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर सैन्य प्रशासन से संबंधित होगा। आरिज़ ममालिक दिल्ली सल्तनत के दौरान सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का प्रमुख था और जो सेना के भर्ती संगठन और उपकरण के वेतन देने के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होता था। आगे आते हैं 32, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। संयुक्त राष्ट्र के अंग और यहाँ पर मुख्यालय देखते हैं। पहली बात संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयॉर्क, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिनेवा, सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होनी चाहिए। सेकेंड बात यहाँ से सेकेंड बात बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिनेवा। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रश्न में जिनेवा के साथ यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं, क्योंकि वास्तव में इसका मुख्यालय द हेग होगा, है ना, नीदरलैंड स्थित है। राइट, यहाँ से बात गलत होगी इसकी। आगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद न्यूयॉर्क, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जो सचिवालय यूएन महासचिव के नेतृत्व वाला एक प्रशासनिक अंग होगा जो यूएन के जो दैनिक कार्यों का संचालन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से बात करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा, दो बातें इसकी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला शब्द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का क्या तात्पर्य होगा। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो भारत ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बैठक में संयुक्त राष्ट्र शांति जो सैनिक थे उसके खिलाफ यहाँ पर एक अपराधों को लेकर के नई सुनिश्चित करने के लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो होता है ये भारत के नेतृत्व वाली एक पहल है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक के खिलाफ हिंसा के सभी कृत्य के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देना, और इसे वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। इसका 3 साल पूरा हो चुका है। ठीक है, और ये ग्रुप यूनाइटेड नेशंस अलायंस फॉर सिविलाइजेशन UNAOC के लिए एक प्रमुख शक्ति के रूप में काम करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके काम क्या होते हैं, इससे काम होता है कि सदस्य देशों की जो विशेषज्ञ हैं उसके बीच संवाद को बढ़ावा देना, जांच तंत्र और कानूनी सुधारों को देखना, ठीक है, और सुरक्षा परिषद के संकल्प को लेकर के नजर रखना। तो आंसर क्या होगा, 33 का बी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 34 है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के बारे में विचार करना है। ये योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति SC समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए शुरू की गई है। पहली बात 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है इस योजना में ये अनिवार्य है कि कम से कम 50% लाभार्थी अनुसूचित जाति की महिला होनी चाहिए। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से 50% महिला होंगी, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यह योजना महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देती है, लेकिन इसमें SC महिलाओं के लाभार्थियों के लिए कोई अनिवार्यता कोटा नहीं बताया गया है ना, तो ये बात गलत हो जाएगा। इस योजना के तहत सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 1 और 3 सही है, करेक्ट आंसर 34 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं 35 क्रिस मिशन के संबंध में विचार करना है। इसने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने का वादा किया था। पहली बात 35 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से गलत है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रिप्स द्वारा भारत सरकार के विभिन्न यहाँ पर राजनीतिक समूह के साथ यहाँ पर परामर्श के आधार पर तैयार किए गए थे। मसौदा घोषणा पत्र में कहा गया था कि यहाँ पर युद्ध के बाद भारत को डोमिनेंट स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा और एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसमें प्रत्येक प्रांत को इस सभा से बाहर रहने और अपना अलग बनाने का संविधान जो संघ बनाने का कहा जाएगा। तो पहली बात गलत हो जाएगी। दूसरी, इसने प्रांतों को स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ से अलग होने को अधिकार दिया था। सेकेंड बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। बी 36 है, निम्नलिखित सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के बारे में विचार करना है। पहली बात है 36 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहां से ये करेक्ट होगा, एग्जिम बैंक। दूसरा, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, ये यहाँ पर ये भी यहाँ पर होगा कि जो पूर्ण भारत सरकार के स्वामित्व में आएगी, ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी यहाँ पर भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में आएगी। तीनों बातें करेक्ट है। 36 का आंसर सी यहाँ से सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसे बोले मौर्य काल की जो वज्रासन मूर्ति कला के संबंध में विचार करना है। ये चुनार के बलुआ पत्थर से बनी एक यहाँ पर बड़ी शिला है। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरा, इस पर बने डिजाइन अन्य अशोक के स्तंभों के शीर्ष को पूरी तरह से भिन्न होंगे। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसकी ऊपरी सतह पर एक नक्काशीदार ज्यामिति पैटर्न से सजावट की गई है जो एक दूसरे को काटते हुए वृत्तों जैसा दिखाई जाते हैं। इसके किनारों पर अशोक के स्तंभों की नक्काशी शैली समान रूप से यहाँ पर फूल वाले पामेट डिजाइन की ओर दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ से अलग नहीं दिखाती है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, यहाँ से आंसर है। 38 नंबर है, लखनऊ को हाल ही में गैस्ट्रोनॉमी की क्रिएटिव फील्ड यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में यहाँ पर शामिल किए गए। इस संदर्भ में लखनऊ के बारे में विचार करना देखते हैं। प्राचीन काल में लखनऊ क्षेत्र कौशल महाजनपद का हिस्सा था। पहली बात 38 का पहले यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड, अवधि दम बिरयानी और लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई को भौगोलिक संकेतक जीआई प्रदान किया गया था। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अवधि दम बिरयानी या लखनऊ बिरयानी इसको यहाँ पर जीआई नहीं दिया गया। वर्तमान में बिरयानी को केवल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में यहाँ पर रूप में संबंधित व्यंजन को लेकर के हैदराबादी हलीम तो यहाँ पर जीआई मिला हुआ है, लेकिन लखनऊ की बिरयानी को भी यहाँ पर दर्जा नहीं मिला है, गलत हो जाएगा। तीसरा, लखनऊ में प्रसिद्ध रूमी दरवाजा मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका जो रूमी दरवाजा है ये 1784 में निर्माण कराया गया था। अवध के नवाब आसफउद्दौला ने कराया था, न कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है। 38 का एक बात सही है। 39, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के बारे में विचार करना है। नेशनल पेमेंट सिस्टम ईपीएफ के तहत यहाँ पर ब्याज दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जबकि यहाँ पर एनपीएस पर रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है। पहली बात 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात है एनपीएस 18 से 70 वर्ष की उम्र के सभी नागरिकों भारतीय नागरिकों के लिए खुला है, जबकि यहाँ पर ईपीएफ उन संगठनों के कर्मचारियों पर लागू होता है जिनमें 20 से अधिक यहाँ पर कर्मचारी होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है अभी। तीसरी बात है एनपीएस के लिए कर्मचारी से न्यूनतम 6,000 रुपये वार्षिक योगदान की आवश्यकता होती है, जबकि ईपीएफ में वेतन 6% की कटौती अनिवार्य होती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो होती है ये टियर 1 के खाते के लिए न्यूनतम योगदान 500 रुपये प्रति लेन देन होती है और खाते को सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम वार्षिक योगदान 1,000 रुपये होता है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है, तो 2 बातें इसकी सही हो जाएंगी। 39 का 1 और 2 आंसर होगा। क्वेश्चन 40 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन वॉशिंग पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ग्रीन वॉशिंग का यहाँ पर सबसे सर्वोत्तम जो वर्णन करता है आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर सी। किसी उत्पाद सेवा या संगठन के पर्यावरणीय लाभों के बारे में भ्रामक या अतिरंजित बढ़ा चढ़ाकर दावे करने की पद्धति को बोलते हैं। ये मैं करा चुका हूँ यूकेटी चैनल पे भी, अपना जो पेपर था उसमें। ठीक है, इस टाइप का तो काफ़ी डीप में मैंने वहाँ समझाया इसको, और भी चीज़ें किसके बारे में बताई थी, है ना। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 40 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 41 है प्राचीन वास्तुकला के संबंध में विचार करना है। सिंधु सभ्यता के दौरान निर्माण कार्यों के लिए पकी हुई ईंटों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। पहली बात 41 का पहला करेक्ट हो जाएगा। शिशुपालगढ़ और राजगढ़ के किलेबंद शहर अपनी निर्माण शैली में उल्लेखनीय समानताएं दिखाते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर शिशुपालगढ़ में पहली शताब्दी में यहाँ पर पत्थर जो कारीगर थे उसमें बड़े पत्थरों को लेकर के उपयोग किया गया था और बहुत ही सुनिर्मित
किले को प्रवेश द्वार बनाया गया था, जिसे कब्जे पे घूमने वाले यहाँ पर जो विशाल दरवाजे उससे बंद किया जा सकता था। इसलिए दोनों स्थान वास्तुकला के एक दूसरे से काफ़ी अलग थी, समानताएं नहीं देखने को मिलती थी। गलत हो जाएगा, पहला सही है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा है लोमस ऋषि गुफाएं पत्थर और लकड़ी दोनों तरह की वास्तुकला के संयोजन से चित्रित करती हैं। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, बी आंसर हो जाएगा। 42 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूट्रोफिकेशन पद को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर। किसी जलाशय में पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि से घने शैवाल खिलने लगते हैं, है ना। सी आंसर इसका सही आंसर होगा। यूट्रोफिकेशन एक ऐसी यहाँ पर प्रक्रिया होती है जिसमें जल के निकाय पोषक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जो अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं, और ये पौधे के पोषक में जो कृषि अपशिष्ट होते हैं उसके उर्वरकों में समान रूप से स्रोत में आते हैं, जिसके कारण यहाँ पर शैवाल और जो जली पौधे होते हैं उसको अत्यधिक वृद्धि होती है, जिससे यहाँ पर एल्गस बूम कहा जाता है। जब ये मरते हैं, सड़ते गलते हैं, तो वे पानी में घुली ऑक्सीजन बड़ी मात्रा का उपभोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी आंसर करेक्ट आंसर है 42 का। 43 आते हैं। 43 नंबर है उत्तर वैदिक काल के समाज की विशेषताओं के बारे में विचार कर रहे हैं। समाज में व्यवसाय और क्षमताओं के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण होता था। पहली बात 43 का गलत है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था में जो था इसमें समाज एक अपेक्षाकृत लचीली जनजातियाँ और संरचना से दबकर एक कठोर पदानुक्रम 4 वर्णों वाली जो व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें परिवर्तित हो गई थी। हालांकि शुरुआत में यह व्यवस्था कार्यात्मक थी, और लेकिन धीरे धीरे पंचानुगत होती गई। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी, जिसमें मवेशी पाले जाते थे। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के दौरान अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन जो आरंभिक या प्रारंभ काल में वैदिक काल की जो विशेषता थी उसे बदलकर एक स्थायी कृषि व्यवस्था बन गई थी। तीसरा है धार्मिक प्रथाओं में यज्ञों की बलि प्रधानता होती थी। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि धार्मिक जीवन में विस्तृत अनुष्ठान, जटिल बलिदान और इसका प्रद्योत था, और यहाँ से राय सूय जैसे अश्वमेघ और यहाँ पर वाजपेयी जैसे लोग इसमें देखे जाते थे। तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। सिर्फ तीसरी करेक्ट है, एक बात यहाँ से सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 44 है भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के संबंध में विचार करना है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित कर सकता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है, बल्कि यहाँ पर 44वें जो संविधान संशोधन है अधिनियम 1978 के बाद ये स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया था कि अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी लागू रहेंगे। पहला गलत। सेकेंड, राष्ट्रपति शासन के दौरान जब लोकसभा सत्र में नहीं होती तब राष्ट्रपति संसद की मंजूरी मिलने तक यहाँ पर किसी राज्य के संचित निधि से खर्च को मंजूरी दे सकती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। तीसरी बात है वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति चुनाव राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को छोड़कर केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, उनकी किसी भी वर्ग के वेतन भत्ते को आदेश दे सकता है कटौती करने के लिए कर। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति, ठीक है, को संघ या राज्य में सेवा करने वाले सभी व्यक्तियों को वेतन और भत्ते कमी का आदेश की अनुमति दे सकता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हो सकते हैं। न्यायपालिका के लिए कोई अपवाद ऐसा नहीं है। ठीक है, तो गलत होगा। आंसर सिर्फ एक करेक्ट है, कौन सा? दूसरा वाला करेक्ट आंसर। एक बात इसके सही हो जाएगी। क्वेश्चन आगे आते हैं 45 ध्वनि तरंगों के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है? देखो, ध्वनि तरंगे जो होती हैं, ध्वनि तरंगे ध्वनि कंपन करने वाली वस्तुओं द्वारा उत्पन्न एक यांत्रिक तरंग है। इसमें यह इस तरंगों को एक कण से दूसरे कण परमाणु तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। कंपन करने के लिए कणों की अनुपस्थिति में, जैसे कि निर्वात या बाहरी अंतरिक्ष में, ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष में कोई भी आपकी चीख नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी आंसर इसका 45 का करेक्ट आंसर होगा। 46 से राष्ट्रीय आय लेखांकन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसके बारे में। पहला कथन यहाँ से, पहला स्टेटमेंट है, ये बोला भारतीय पर्यटकों द्वारा यूरोप में खर्च किया गया धन, ठीक है, और विदेशियों द्वारा भारत में किया गया खर्च। ये बोला कितने यहाँ पर जो है निजी अंतिम उपभोग के व्यय में शामिल होंगे। आंसर हो जाएगा
देखो निजी जो उपयोग के व्यय में शामिल होंगे वो तो हो जाएगा यहाँ से पहला, ठीक है, भारतीय पर्यटक को लेकर यूरोप में खर्च किया, वहाँ पे खर्च किया उन्होंने, विदेशियों द्वारा भारत में खर्च किया, और मालिक के कब्जे वाले आवासों को आरोपित कराया, ये भी बात सही होगी। तीनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निवासियों द्वारा उनकी विदेशी यात्रा भ्रमण के दौरान किया गया कोई व्यय या इसमें जो घरेलू बाजार में गैर निवासी आए होते हैं ये सब को लेकर शामिल किया जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 सभी करेक्ट है, डी सी नंबर। 47 नंबर है, डेरिवेटिव्स बाजार में उपकरण के व्यापार में शामिल हुए बिना जोखिम व्यापार की अनुमति देते हैं। पहली बात, 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, मूल खोज की सुविधा प्रदान करते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तीसरी बात है कि यहाँ पर जो भारत दक्षता और यहाँ पर मूल खोज है वृद्धि है, अंतर्निहित परिसंपत्ति और आर्थिक मूल्य को उचित हिस्सा प्राप्त करने में मदद करते हैं। तीसरी बाजार है वित्तीय बाजार में सट्टेबाजी को सीमित करना। तीसरी बात क्योंकि तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव्स जोखिम प्रबंधन के उपकरण होते हैं, किंतु ये बाजार में अटकलों को भी बढ़ा सकते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि इनका व्यापार खुले बाजार में होता है और आधारभूत प्रतिभूति की कीमत में निरंतर उतार चढ़ाव होता रहता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, 2 बातें यहाँ से करेक्ट हैं। 48, निम्नलिखित पर विचार करना है, कन्वेंशन और उद्देश्य। स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, रॉटरडैम और बेसल। स्टॉकहोम बोला है कि अनवरत कार्बनिक प्रदूषकों पर कार्रवाई, पहली बात क्या होगी, 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है रॉटरडैम। रॉटरडैम जो है ये रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 में रॉटरडैम नीदरलैंड में कॉन्फ्रेंस ऑफ पेलेंटिपो सीरीज द्वारा अपनाया गया था। ये कन्वेंशन 2004 में लागू हुआ था। इसमें कीटनाशक और औद्योगिक रसायन शामिल होते हैं जिनमें स्वास्थ्य या पारमाणिक कार्यों को लेकर पक्षकार में द्वारा प्रबंधित किया गया था, तो ये बात क्या होगी, ये बात गलत हो जाएगी, सेकेंड वाली, ठीक है। तीसरा, बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन इसे 1989 में बेसल स्विट्जरलैंड में कॉन्फ्रेंस ऑफ इसी के द्वारा अपनाया गया था, जो मैंने आपको बताया आपको, ठीक है। और ये खतरनाक अपशिष्ट की सीमा पार संचालन को लेकर निपटान करता है, तो यहाँ से जो पूर्व सूची सहमति को लेकर तो ये बात गलत हो जाएगा, सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट होगा, है ना। एक यहाँ से आंसर सही है 48 का। 49, क्रिस्पर केस जैसी जीन एडिटिंग तकनीकों के संबंध में विचार करना है। बोला कि जीन एडिटिंग जो है ये इसका उपयोग जीवित कोशिकाओं के भीतर विशिष्ट डीएनए अनुक्रम को सटीक रूप से संशोधित करने के लिए किया जाता है, यह किया जा सकता है, पहला। 49 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, जीन एडिटिंग का उपयोग किसी पूर्ण विकसित बहुकोशिकीय जीव को जीनोम में बदलकर उसमें पूरी तरह से नए अंगों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक पूर्ण विकसित जीव में पूरी तरह से नए अंगों को शामिल करना जीन एडिटिंग द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बात गलत होगी। तीसरा, जीन एडिटिंग का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स और औद्योगिक एंजाइम के उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीव की संशोधित करने को लेकर किया जा सकता है, तीसरी बात करेक्ट है, जैसे कि इंसुलिन, टीके, है ना, और यहाँ पर औद्योगिक एंजाइम, तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। 1 और 3 करेक्ट है। चौथा, जीन एडिटिंग का उपयोग एकल अनुवांशिक हस्तक्षेप के माध्यम से एक वयस्क मानव के शरीर की सभी कोशिकाओं को तुरंत बदलने के लिए कर सकते हैं, चौथी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जीन संपादन वयस्क मानव शरीर की सभी कोशिकाओं को तुरंत संशोधित नहीं कर सकता है, ठीक है। संपादन उपकरण को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचना जैविक रूप से संभव नहीं होता है, राइट। तो संपादन कोशिका दर कोशिका होता है, ना कि यहाँ पर पूरे शरीर में एक साथ, तो चौथी बात गलत हो गई और दूसरी बात गलत थी। 1 और 3 सही है, ठीक है, 2 बातें सही हो जाएंगी, 1 और 3। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे टेस्ट नंबर, जो ये कौन सा देख रहे हैं, टेस्ट नंबर फुल लेंथ वाला पहला है, इसको हम लोग अब पार्ट 2 देखेंगे कल, ठीक है। 50 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग करेंगे, 50 से 100 नंबर क्वेश्चन तक कवर करेंगे, करीब 51 क्वेश्चन को। और यहाँ पर देखो जितने भी क्वेश्चन के टॉपिक आए हुए हैं, जैसे क्रिस्पर केस जैसी तकनीक है, तो इस तकनीकों को पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या होता है, इसको लेकर के आप जाके पूरे के टॉपिक डीप में पूरी बातें पढ़ोगे क्या होता है। तो देखो एक पेपर आपको सॉल्व करने का मतलब तभी सक्सेस माना जाता है, सही माना जाता है तरीका, जो आप इसके एक जाकर डीप टॉपिक इन सबके पढ़ते हो। इतने पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप इनसे जाकर डीप में एक चीज़ें पढ़ो तो आपको लगता है कि 50 क्वेश्चन आपके सब सही माने जाएंगे कि आपने 50 क्वेश्चन किए हैं सही, राइट। और जो मैंने टारगेट दिया सुबह, डेली टारगेट अभी दे रहा हूँ मैं, 10 तारीख से स्टार्ट किया, कल 10 तारीख थी, तो वहाँ से उसके हिसाब से अपना टारगेट भी कंप्लीट कर सकते हो। और मैंने पीआईबी की वहाँ पर 3 न्यूज़ दी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझाया भी मैंने, और उसका पूरी पीडीएफ भी दी है टेलीग्राम पर, तो भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो सीक्वेंस हिसाब से आप पढ़ोगे तो सब चीज़ें आपको 70-50 का टारगेट कराया मैंने, सब पूरा कवर होगा चीज़ें एक एक करके यहाँ से, ठीक है। तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। अभी उसमें मैं
करंट अफेयर्स के और भी टॉपिक ऐड करने वाले, कम से कम 5 से 7 टॉपिक मैं रोज कवर करूँगा उसके, ठीक है। वहाँ से आपको कवर करना है, प्लस स्टैटिक की भी चीज़ें दूंगा और भी बढ़ा के। तो जुड़ सकते हो डेली टारगेट से भी, और शाम को उसका MCQs होगा जो मैं टॉपिक आपको रिवीजन करने को दूंगा, राइट। इतनी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, आप किसको कर सकते हो। और सुबह मैंने कराया हुआ है जो पॉलिटी का PT 365 का MCQs, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।